आज की वीडियो में हम मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम पढ़ेंगे। तो हमने उससे पहले देखा कि नॉर्मल रेजिडेंट नेशनल इनकम फाइंड आउट करते समय हम नॉर्मल रेजिडेंट की बात करते हैं, और जब हम डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करते हैं तो हम जियोग्राफिकल बाउंड्रीज देखते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें कंसिडर होती हैं। ठीक है, अगर मैं और ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में बताऊं आपको, तो डोमेस्टिक इनकम जब फाइंड आउट की जाती है, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, तो जो आपको टर्म्स देखने को मिलेंगी वो ज़्यादातर इसमें जीडीपी देखने को मिलती है और इसमें जीएनपी। ठीक है, फिर अगर आप और इसे करोगे तो ये फिर एनडीपी हो जाता है और ये फिर एनएनपी हो जाता है। ठीक है, यानी ग्रोस और नेट में कन्वर्ट हो जाता है। हमने कन्वर्जन देख लिया है। तो जीडीपी का मतलब होता है कि एक देश के अंदर विद इन कंट्री, चाहे वो फॉरेनर्स हों या उसी कंट्री के लोग हों, उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया है, तो उनकी वैल्यू को अगर जोड़ लिया जाए मार्केट वैल्यू को, तो वो जीडीपी है जो डोमेस्टिक इनकम को बताता है। नेशनल इनकम में क्या होता है कि इंडियंस ने कितना कमाया है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो नेशनल इनकम हमें ये बताता है कि इंडिया में रहने वाले लोगों ने कितना अर्न किया है, चाहे वो इंडिया के अंदर रह के कमा रहे हो या फिर बाहर रह के कमा रहे हो। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हुआ कि चाहे फॉरेनर्स कमा रहे हो या इंडियन कमा रहे हो, अगर वो देश के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माना जाएगा। और नेशनल इनकम जो होती है उसमें हम इंडियन की इनकम ही काउंट करते हैं। ठीक है, चाहे वो फॉरेन में जाके कमा रहे हो या डोमेस्टिक में ही जाके कमा रहे हो। तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम हम जब तो देखते हैं कि कितने टाइप्स के मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो नेशनल इनकम फाइंड आउट करते समय बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स एक प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, डाटा कलेक्शन करना, एक्यूरेट डाटा कलेक्शन करना। स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा था कि डाटा कलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है। ठीक है, जहाँ पर डाटा कैसे कलेक्ट जा रहा है, तो ये जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है वो ये काम करते हैं, नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें बहुत से लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि पूरी कंट्री का डाटा उन्हें कलेक्ट करना है और फिर नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, और ये भी एक बात होती है कि हर एक कंट्री जो है आजकल तो अपने अपने नए नए मेथड्स यूज करती हैं नेशनल इनकम और जीडीपी को फाइंड आउट करते समय। तो आप अगर डेवलप्ड कंट्री में जाओगे तो उनके थोड़े मेथड्स जो हैं वो अलग हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर अलग है, उनकी इकोनॉमी में जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग हैं, टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए वो अपने मेथड से निकालते हैं नेशनल इनकम, ये सारी चीज़ें। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अपने अलग से एक तरीके से मेथड्स हैं जिसमें कुछ कंपोनेंट्स अप डाउन होते रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं कि ये कंपैरिजन फिर कैसे होता है, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं अमेरिका से या ये से, तो वो ग्रोथ में होता है कि इंडिया की जीडीपी पहले इतनी थी, अब इतनी ग्रो की है। ठीक है, या फिर अमेरिका की जीडीपी इतनी थी, चाइना की इतनी थी, अब कितनी है। तो हम ग्रोथ जो है वो कंपेरेबल करना पॉसिबल है, पर जो एब्सोल्यूट वैल्यू है जीडीपी की वो थोड़ा कंपेयर करना मतलब नेक्स्ट टू थोड़ा डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि लोग अलग अलग ऑन मेथड्स यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं वो अपने अपने मेथड्स यूज करती है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चरल जो मतलब एक तरीके से फॉर्म होता है वो अलग होता है ना। तो आइए देखते हैं कि जनरली हम किन मेथड्स की बात करते हैं नेशनल इनकम की। तो इसीलिए जो कंपेयर किया जाता है, तो ज़्यादातर वर्ल्ड बैंक ने मतलब एक तरीके से अपना एक मेथड जो है वो डेवलप किया है। ज़्यादातर वो उसे GNI के नाम से एक तरीके से होता है, ग्रोस नेशनल इनकम। तो ये बिल्कुल सेम मेथड होता है, तो ये फाइंड आउट करते हैं एक ही मेथड निकाल के। तो ये थोड़ा कंपेरिजन करना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मूले से निकाला गया है, तो कंपैरिजन इसमें इजी हो जाता है। ठीक है, पर अगर कंट्री वाइज की बात करें तो हर एक कंट्रीज जो है वो ज़्यादातर अपने ओन मेथड्स जो है वो डेवलप करती हैं और उन्हीं से फाइंड आउट करती हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग में नेशनल इनकम कौन कौन से होते हैं। तो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, गुड्स एंड एक्सपेंडिचर पढ़ा था, 2 सेक्टर मॉडल। ठीक है, जिसमें हाउस होल्ड और एक फर्म्स था। तो हमने देखा था कि हाउस होल्ड जो है वो लेबर यानी कि जो फैक्टर सर्विसेज जो है वो फर्म्स को प्रोवाइड करता है, और फर्म इनके बदले जो है वो फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करता है, वेज, प्रॉफिट और
सारी चीजें, ठीक है, इंटरेस्ट, रेंट, तो ये हाउस होल्ड को पेमेंट की जाती है। फिर हमने देखा कि फर्म्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज जब बनाता है तो मार्केट में वो हाउस होल्ड की तरफ मूव करता है और फिर हाउस होल्ड इनकी पेमेंट करता है। ये फिर हमने रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो पढ़ा था। तो अगर मैं रियल फ्लो की बात करूं तो ये दोनों जो है, ये दोनों जो है ये रियल फ्लो है, रियल फ्लो। और ये दोनों जो है जिसमें वेज प्रॉफिट इसकी बात और ये इसकी बात, तो इसमें मनी फ्लो हो रहा है, ठीक है, पैसा इधर से उधर मूव हो रहा है, तो इसको हम मनी फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो ये है मनी फ्लो, ठीक है। अब अगर इसी में हम देखें तो एक ही वैल्यू है, वही सर्कुलेट हो रही है, एक प्रोडक्ट है, मान लेते हैं एक ही प्रोडक्ट है, तो वही चारों तरफ सर्कुलेट हो रहा है। तो नेशनल इनकम या जीडीपी, डोमेस्टिक इनकम जो हम फाइंड आउट करते हैं, तो या तो देखो फर्म ने जितना पेमेंट किया उतना ही हाउस होल्ड को मिलेगा, तो इसका मतलब हाउस होल्ड की जितनी इनकम होगी उतना ही फर्म का एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो सारी मनी जो है वो सर्कुलेट करती रहती है, कभी हाउस होल्ड के पास जाएगी फैक्टर इनकम के रूप में, फिर ये एक्सपेंडिचर के रूप में फर्म्स के पास चली जाएंगी। तो डाटा कलेक्शन अगर हमें करना है तो या तो ये हो सकता है कि मैं डायरेक्ट वेज, प्रॉफिट और इंटरेस्ट रेट को ही जोड़ लूं जो कि हाउस होल्ड को मिल रहा है, सेम अमाउंट होगा, ठीक है। तो अगर हम ये वेज, प्रॉफिट यानी कि फैक्टर सर्विसेज या जो फैक्टर इनकम है, अगर हम उनको जोड़ लें तो ये हमारा इनकम मेथड बन जाता है, ठीक है, इनकम मेथड, क्योंकि हम फैक्टर इनकम को इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करते समय डाटा हम अगर यहां से ले, वेज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट रेट हो गया, रेंट हो गया, रॉयल्टीज हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें, तो अगर मैं ये वाला डाटा कलेक्ट करता हूं तो ये इनकम मेथड कहलाएगा मेरा, ठीक है। अब देखो जितने गुड्स एंड सर्विसेज उतने ही बनेंगे, जितनी पेमेंट की गई है उतने वैल्यू के ही बनेंगे, ठीक है, क्योंकि जितना पेमेंट किया गया है, फर्म्स ने जितना पेमेंट किया है हाउस होल्ड को, उसी के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज बने होंगे। तो इसका मतलब जितनी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू प्रोड्यूस हुई है उतने ही पेमेंट की गई होगी। तो या तो एक ही हो सकता है कि मैं वेज, प्रॉफिट और इंटरेस्ट को जोड़ लूं तो वो इनकम मेथड कहलाएगा, या फिर मैं गुड्स एंड सर्विसेज को ही जोड़ लूं जो इनकी वैल्यू है, इनको जोड़ लूं तभी भी मेरी सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर 100 रुपए इसके पास है तो ये 100 रुपए लेबर, एंटरप्राइजेस ये सब यूज करेगा, फिर 100 रुपए यहाँ पेमेंट कर देगा, फिर ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे और 100 रुपए इसको पेमेंट, तो यही 100 रुपए मूव कर रहा है। तो या तो मैं इनकम मेथड से फाइंड आउट कर लूं या फिर मैं गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को जोड़ लूं। तो अगर मैं गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को जोड़कर नेशनल इनकम फाइंड आउट करता हूं तो इसे हम प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि हम जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा ये तरीका हो सकता है नेशनल इनकम फाइंड आउट करने का कि जितना हाउस होल्ड पेमेंट कर रहा है फर्म्स को, यानी कि एक्सपेंडिचर, तो ये जो मेथड होगा इसे हम एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। तो सर्कुलर फ्लो में या तो हम फाइंड आउट करने के लिए या तो हम मार्केट से एक्सपेंडिचर, जो फाइनल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उनको जोड़ लें, या गुड्स एंड सर्विसेज को जोड़ लें उनकी वैल्यू को, या फिर इंटरेस्ट जो फैक्टर इनकम है उनको जोड़ लें। तो यहाँ से 3 मेथड्स और इन ये वैल्यू सेम देंगे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि तीनों वैल्यू जो है वो सेम ही होगी, ठीक है। तो यहाँ मेनली जो है वो 3 मेथड्स हैं, देयर आर मेनली 3 मेथड्स। पहला है आउटपुट, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। तो ये 3 मेथड नाम एक ही है, तो या फिर आउटपुट बोल लो, या प्रोडक्ट बोल लो, या वैल्यू एडेड मेथड बोल लो, क्योंकि कोई फर्म जब प्रोडक्ट बनाती है तो कई लेवल से होकर गुजरना पड़ता है, होलसेलर, रिटेलर, फिर एजेंट्स, फिर डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो ये सभी क्या करते हैं, अपनी बीच में सर्विसेज इन्वॉल्व करके प्राइस को बढ़ा देते हैं। तो ये जो प्राइस बढ़ी है, अपनी सर्विसेज जो इन्होंने मेहनत की है उसके लिए उन्होंने प्राइस बढ़ाई है, तो ये इन प्राइसेस को भी जोड़कर हम निकाल सकते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये 3 मेथड है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमने देख लिया कि इनकम मेथड में हम क्या क्या जोड़ते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में ये सारी चीजें, ठीक है। और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम विल बी सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड यूज्ड। तो चाहे आप नेशनल इनकम फाइंड आउट कर रहे हो, तो चाहे आप तीनोगे मेथड से नेशनल इनकम फाइंड आउट करोगे फिर भी सेम आएगा, या फिर आप डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट कर रहे हो इन्हीं तीनों मेथड से, तो वैल्यू जो है वो क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम वैल्यू एडेड मेथड की बात करते हैं, ठीक है, या प्रोडक्ट मेथड जिसको बोलते हैं। तो उससे पहले एक एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं कि 3 एक तरीके से इकोनॉमिक एजेंट है, एक फार्मर है, एक मिलर है, या जो बोल सकते हो चक्की वाला, और एक है बेकर जो बेकरी है, जो ब्रेड ब्रेड ये सारी चीज बनाता है, और एक है कंज्यूमर, ठीक है। तो 3-4 चैन है। तो फार्मर जो है वो वीट प्रोड्यूस करता है,
उसके बाद फिर मिलर को 500 में सेल कर देता है। मिलर जो है उसे आटे में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद फिर बेकरी वाले को 700 रुपए में सेल कर देता है, और बेकरी वाला इसे ब्रेड बनाकर कंज्यूमर को या कस्टमर को 1000 में सेल कर देता है, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम डाटा कलेक्शन करते हैं तो फार्मर के पास डाटा जाएगा तो ये 500 का है, मिलर के पास जाएगा तो 700 का है, बेकर के पास जाएगा तो 1000 का है ना। तो अगर मैं इन सभी के पास जाकर डाटा कलेक्ट करता हूँ तो ये देखो, ये 700 में ये 500 भी तो इंक्लूड है, तो इसका मतलब ये 500 यहाँ पर भी जुड़ गया, यहाँ पर भी जुड़ गया, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि एक ही वैल्यू बार बार जुड़ रही है। तो ऐसे डाटा फाइंड आउट नहीं किया जाता है क्योंकि ये डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, ठीक है। तो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम कौन सी हुई? जब एक ही वैल्यू को 2 या 2 से अधिक बार जोड़ लिया जाता है, ठीक है, नेशनल इनकम फाइंड आउट करते समय। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? तो इससे बचने के तरीके हैं, या तो इससे बचने का तरीका ये है कि नेशनल इनकम में सिर्फ हम फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है इसे ही हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सो डबल अकाउंटिंग प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। So it arises when value of intermediate goods is also included along with the value of final goods. तो फाइनल गुड्स के साथ हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी ऐड कर लेते हैं और वो 2 या 2 से अधिक बार काउंट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये अवॉइड कैसे किया जा सकता है? तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि जो फाइनल गुड्स हैं उनकी वैल्यू को ले लें सिर्फ, ना हम फार्मर से डाटा कलेक्ट करेंगे, ना मिलर से, ना बेकर से, डायरेक्ट हम कंज्यूमर से ही डाटा कलेक्ट कर लेंगे कितनी की वैल्यू बिकी है, ठीक है। तो 1000 जो होगा वो हमारा नेशनल इनकम हो जाएगा। या दूसरा मेथड ये है वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो वैल्यू जितनी ऐड हुई है अगर हम उसको जोड़ ले तभी भी वो वैल्यू जो होगी 1000 के बराबर होगी। तो आइए देखते हैं कैसे। तो जैसे 500 फार्मर ने वैल्यू बढ़ा के बेची तो ये 500 हो गया प्लस में, तो 500 मान लेते हैं, ये 500 है प्लस में वैल्यू एडिशन बात कर रहा हूँ। मिलर ने 500 रुपए में खरीदा, कितना रुपए बढ़ाकर बेचा? 200 रुपए में, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 200 हुआ, ठीक है, प्लस में। बेकर 700 का खरीद के लिए क्या है मिलर से, उसे कितने में बेचा कंज्यूमर को? 1000 में। तो कितनी वैल्यू ऐड कर दी इसने? 300, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ है? वैल्यू एडेड कितना हुआ है? 300। तो इन सभी को अगर जोड़ लें तो कितना होगा एक्चुअल में? 1000, जो कि इसी के बराबर है। ये इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। तो या तो हम 1000 की वैल्यू को जोड़ लें और नेशनल इनकम हमारी आ जाएगी, या फिर जो वैल्यू एडिशन हुआ है उनको हम जोड़ लें। तो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 2 मेथड है, एक फाइनल आउटपुट मेथड है और एक वैल्यू एडेड मेथड है। तो हम पढ़ रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो वैल्यू ऑफ एडेड फाइंड आउट करने के लिए आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालनी पड़ती है। ध्यान से सुनना, अब हम मेथड्स की तरफ जा रहे हैं। तो वैल्यू एडेड में हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं, जो वैल्यू हुई है जितने की प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, उसमें से हम इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर घटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर अगर हम ऐड कर देंगे तो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जितनी वैल्यू है उनमें से इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर अगर घटा देंगे हम, जैसे ये 200 कैसे आया? क्योंकि 700 में से हमने 500 जो इंटरमीडिएट गुड्स है इनको घटाया, तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है, और उसके बाद फिर हमने इंटरमीडिएट को घटा दिया तो 200 की वैल्यू एडिशन आ गई। तो वैसे ही अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? इसको हम ग्रोस वैल्यू एडेड बोलते हैं, या फिर आप GV8MP बोल सकते हो, और इसका दूसरा नाम है GDP8MP, ठीक है। ये समझ में आया यहाँ तक कि GDP8MP कैसे फाइंड आउट होती है? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करने के तरीके हैं, इसमें सेल्स और चेंज इन स्टॉक को जोड़ लिया जाता है, ठीक है। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है कि स्टॉक में कितना चेंजेस हुआ है, तो ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। और सेल्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो सेल्स आप प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे तभी भी सेल्स आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे फाइंड आउट किया जाता है? सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को जोड़ देंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आएगी, और फिर हम इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो वैल्यू एडिशन निकल आएगा, ठीक है। हाँ, अब सेल्स 2 टाइप्स की होती हैं, एक डोमेस्टिक सेल्स होती है और एक एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। तो डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट दोनों को मिलाकर सेल्स आता है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है डोमेस्टिक सेल्स तो इसका मतलब एक्सपोर्ट हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। पर अगर सेल्स लिखा है तो इसका मतलब ये दोनों चीजें पहले से ही इंक्लूड है। तो क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको सेल्स भी गिवन होगा और एक्सपोर्ट भी गिवन होगा।
तो आपको दोनों नहीं जोड़ना है, क्योंकि अगर सेल्स गिवन है तो इसका मतलब ये दोनों चीजें पहले से ही इंक्लूड हैं इसके अंदर, ठीक है। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर भी ऐसे ही होता है, डोमेस्टिक इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर और इम्पोर्ट, ठीक है। तो अगर इंटरमीडिएट लिखा है तो इसका मतलब ये दोनों पहले से इंक्लूड है, नहीं लिखा है, अगर डोमेस्टिक लिखा है तो इम्पोर्ट हमें ऐड करने की जरूरत है, ठीक है। ये बुक के अकॉर्डिंग ऐसा बोल रखा है, ठीक है। पर जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स आती है, मैंने बताया था बुक में अलग होता है, बुक एक आइडियल सिचुएशन होती है, ठीक है। पर जो रियलिटी है, अब ये बताओ, इसमें इन्होंने सेल्स को एक्सपोर्ट मान रखा है और एक्सपोर्ट को जोड़ रखा है जीडीपी में या नेशनल इनकम फाइंड आउट करते समय, पर एक्सपोर्ट हम क्या सिर्फ फाइनल गुड्स का ही करते हैं? अगर देखो, नेशनल इनकम या जीडीपी में सिर्फ हम फाइनल गुड्स ही लेते हैं, ये इंटरमीडिएट नहीं लेते, इंटरमीडिएट हम घटा देते हैं। तो ये बताओ, एक्सपोर्ट हम रॉ मटेरियल का भी तो कर सकते हैं ना, क्या फाइनल गुड्स का ही कर सकते हैं? तो ये यहाँ प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है गवर्नमेंट के सामने। तो गवर्नमेंट ज्यादातर एक्सपोर्ट को, या आप कोई भी बुक्स देखोगे, ज्यादातर बुक्स में एक्सपोर्ट को फाइनल गुड्स का ही एक्सपोर्ट माना गया है, कि ये एक तरीके से वॉयलेशन बोल सकते हो जीडीपी और ये जो रूल्स हैं, जीडीपी और ये सारी चीजें फाइंड आउट करने के जो रूल्स हैं, तो गवर्नमेंट इनको वॉयलेट करती है, ठीक है। तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, जो कि इसका आंसर थोड़ा देना मुश्किल है, ठीक है। बुक्स में लिखा है एक्सपोर्ट सेल्स होता है और हमें पता है कि और ये इससे जीडीपी या नेशनल इनकम फाइंड आउट होती है, पर हमें पता है कि जीडीपी और नेशनल इनकम तब फाइंड आउट होती है जब हम फाइनल गुड्स को ऐड करते हैं। तो इसका मतलब एक्सपोर्ट तो सिर्फ फाइनल गुड्स की बात कर रहा है, पर हम रॉ मटेरियल भी तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना पहले। अब जैसे रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं कि कोई क्लोथिंग अपैरल फैक्ट्री है बाहर, तो वहां से हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रॉ मटेरियल उसको दे रहे हैं। जैसे पहले होता था ब्रिटेन यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाता था और वहां फिनिश गुड बनाता था, तो हम एक्सपोर्ट कर देते ना रॉ मटेरियल का। तो ये जरूरी नहीं है कि एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ फाइनल गुड्स का ही हो। तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स है, इसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो हो सकता है आगे चल के इसके आंसर का प्रॉब्लम जो है, मतलब प्रॉब्लम का आंसर जो है आगे चल के मिल जाए आपको, पर अभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास और ना ही बुक्स में गिवन है, ठीक है। हो सकता है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। तो ये वॉयलेशन है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब गवर्नमेंट क्यों मान रही है ऐसा एक्सपोर्ट को, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। तो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर में देखो इम्पोर्ट मान रखा है, तो क्या इम्पोर्ट में हम इंटरमीडिएट ही करते हैं क्या? ये रियलिटी है। तो इम्पोर्ट में हम फिनिश गुड्स भी कर सकते हैं, यानी कि फाइनल गुड्स भी कर सकते हैं और रॉ मटेरियल भी कर सकते हैं। जैसे हम मशीनरी खरीद रहे हैं तो फाइनल गुड्स में आ जाता है, तो ये तो फिर जुड़ना चाहिए, पर हम इसमें घटाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर भी। तो इम्पोर्ट को बुक्स में माना गया है कि ये रॉ मटेरियल का ही इम्पोर्ट होगा, यानी कि इंटरमीडिएट ही पार्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स है। अब देखो, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने फाइंड आउट कर लिया, इंटरमीडिएट घटा दिया, तो जीडीपी एट एमपी आ जाती है। अब यहां से आप कहीं भी जा सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जीडीपी एट एमपी, ये सिर्फ दो चीजें याद रखनी है बस आपको, एक वैल्यू ऑफ आउटपुट और माइनस में इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। अगर ये आ गया तो जीडीपी एट एमपी निकल आएगी। अब ये बताओ, अगर आपको एनएनपी एट एफसी बोला जाए फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, ये इसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है, एनएनपी एट एफसी। आगे मैं और डिटेल में बताऊंगा। तो अब ये बताओ, हमने कन्वर्जन पढ़ा था, ठीक है, जो लास्ट वीडियोस हैं उसमें मैंने कन्वर्जन बताया था। तो ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, तो ये जी को एन पे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, ग्रोस को नेट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, डी को एन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। और ये पी तो पी सेम ही है, तो और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन हमने देखा था, आई होप कि आपको पता होगा वो। तो अब ये बताओ मुझे कि एक एक चीज चेंज करते हैं, ठीक है। तो अगर ये ग्रोस गिवन है हमें, क्योंकि ग्रोस हमने ऐसे निकाला है, तो ग्रोस गिवन है और नेट पे जाना है, तो क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जी एन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी डी को एन में कन्वर्ट करना है, तो डोमेस्टिक से हम नेशनल की तरफ जाते हैं, तब हम NFIA ऐड कर देते हैं। तो देखो दो चीजें चेंज हो गई, जी एन में कन्वर्ट हो गया, डी एन में कन्वर्ट हो। अब बचा क्या, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है। तो जब हम मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करते हैं, तब हम इसमें हम NIT माइनस कर देते हैं। तो ये तीनों चीजें प्लस माइनस करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, NNP एट एफसी। अगर आपको NDP एट एफसी निकालनी है, NDP एट एफसी, तो देखो जी को एन पे कन्वर्ट करना है, ठीक है, जी को
एन पे कन्वर्ट करना है और डी पे तो कन्वर्ट ही नहीं करना है और एमपी को एफसी पे करना है। तो आप बस सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और इंटरमीडिएट अगर घटा दिया तो जीडीपी एट एमपी आती है। इसके बाद आप कहीं पर भी कुछ भी बोल रखा हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो इसका मतलब वैल्यू एडेड मेथड में आपको सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी है बस। उसके बाद फिर आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बिना कन्वर्जन के आपको ये पता नहीं चलेगा, ठीक है, कि कैसे हम पहुंच रहे हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू एडेड मेथड का पूरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी बताया, ठीक है। एक और बात है कि अगर हमें बोला जाए डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करो, डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपी एट एफसी। अगर कुछ भी नहीं बोला है कि जीडीपी एमपी निकालो, एनएनपी एट एफसी निकालो, सिर्फ ये बोला है कि घरेलू आय निकालो, डोमेस्टिक इनकम निकालो, तब आप क्या फाइंड आउट करोगे? तब आप एनडीपी एट एफसी फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको नेशनल इनकम बोली जाए ओनली फाइंड आउट करने के लिए, नेशनल इनकम, तब आपको क्या फाइंड आउट करना है? कुछ बोला नहीं है कि जीएनपी एट एमपी निकालने, जीएनपी एट एफसी या एनएनपी एट एफसी या एनडीपी एट एफसी, कुछ बोला नहीं है। सिर्फ आपको बोला है राष्ट्रीय आय निकालनी है या नेशनल इनकम। तब आपको कैसे फाइंड आउट करना है? तब आपको एनएनपी एट एफसी फाइंड आउट करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर डोमेस्टिक इनकम गिवन है तो एनडीपी एट एफसी, ये याद कर लो। और नेशनल इनकम है तो ये नेट पे निकाला जाता है हमेशा, ठीक है। ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, दोनों एफसी एफसी है, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा वैल्यू एडेड मेथड का, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें कुछ, देखो वैल्यू एडेड मेथड जब फाइंड आउट करते हैं तो इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं हमें, अदरवाइज हम गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो गलतियां रोकने के लिए आप ये 6 चीजें एक तरीके से ध्यान दे लो कि ये चीजें इंक्लूड होती हैं वैल्यू एडेड मेथड में या नहीं होती हैं फाइंड आउट करते समय नेशनल इनकम। तो पहला है कि इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया था, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। दूसरा है सेल ऑफ परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि जो हम पुराने गुड्स को खरीदते और बेचते हैं तो वो जो अमाउंट मिलता है हमें वो भी नेशनल इनकम में फाइंड आउट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हमने नया वो खरीदा गया होगा, जब उसका प्रोडक्शन हुआ होगा तभी वो इंक्लूड हो गया होगा। तो कोई नई गुड्स तो बनी नहीं है ना, वही गुड्स है जो बार बार हैंड चेंज कर रही है, ऑनरशिप चेंज कर रही है। तो क्या बार बार अगर हम वही वैल्यू ऐड करते रहेंगे तब तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब ये नई होगी तो हमने पहले ही इसे ऐड कर लिया होगा, तो बार बार अब इसे ऐड नहीं करेंगे। तो इसलिए सेकेंड हैंड गुड्स जो है वो इज नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन, यानी कि जो डोमेस्टिक सर्विसेज होती हैं, ठीक है। जैसे पेरेंट्स जो है आपकी सर्विसेज देते हैं, किचन में कुकिंग फूड हो रहा है, ठीक है, गार्डनिंग हो रही है, ठीक है। तो ये जितनी भी डोमेस्टिक सर्विसेज होती हैं इसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर डोमेस्टिक सर्विसेज का मतलब है कि घर के मेंबर्स जो हैं वो आपस में सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे अगर आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, सर्विसेज आ रही है, पर ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप फूड कुक कर रहे हो तो फूड कुकिंग भी एक तरीके से सर्विसेज होती हैं, आप एंजॉय कर रहे हो वो सर्विसेज, खाना बन जाएगा तो आप खाओगे, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सर्विसेज हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, पर ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। या आप गार्डनिंग कर रहे हो तो जिससे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्रिएट हो रही हैं सोसाइटी में, तो इससे भी सर्विसेज या एंजॉइंग होती है, पर ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है? रियल फ्लो तो जनरेट हो रहा है इकोनॉमी में, पर ये नेशनल इनकम में क्यों फाइंड आउट नहीं किया, मतलब क्यों इंक्लूड नहीं किया जा रहा है? इसका रीजन ये है कि जो सर्विसेज क्रिएट हो रही हैं उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है कि कितनी वैल्यू की सर्विसेज जो है वो क्रिएट हो रही हैं। तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेजर देयर मार्केट वैल्यू वट एवर द सर्विसेज इज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिकली, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो जिसकी वैल्यू डिफिकल्ट होता है फाइंड आउट करना या मेजर करना, वो इंक्लूड कैसे कर सकते हैं हम? तब तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितनी वैल्यू इंक्लूड हुई है, तो नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर कोई फूड कुकिंग जो है वो कोई बाहर का बंदा जो है वो एक तरीके से जैसे नौकर होते हैं तो वो फूड बनाते हैं, तो हम उसमें पे कर रहे हैं, पैसा
पेड सर्विस ले रहे हैं तो ये इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि आप एक अमाउंट दे रहे हो उन्हें, इसकी मार्केट वैल्यू है, जितनी सर्विसेज वो दे रहा है, इतने घंटे काम कर रहा है, गार्डनिंग कर रहा है। तो कोई अगर नौकर आके आपके घर की ये डोमेस्टिक सर्विसेज करता है तो उसका एक मार्केट प्राइस होता है, तो वो इंक्लूड किया जाएगा। पर अगर आप स्वयं कर रहे हो, खुद ही कर रहे हो, तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं, पर इसका कंजम्पशन इंक्लूड होता है अगर हम कोई गुड्स जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे फार्मर्स क्या करते हैं, एक तरीके से अनाज, गेहूं, चावल, ये सारी चीजें उगाते हैं। उसके बाद कुछ पार्ट जो है वो अपने पास रख लेते हैं और फिर मार्केट में से बेच आते हैं। तो जो अपने पास रखे हैं वो भी तो प्रोडक्शन है ना, तो इसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। भले ही वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, पर वैल्यू क्रिएट हुई है इकोनॉमी में। तो अगर हम बेच देते तो हमें इनकम मिलती, तो इसका मतलब जो हमने चीज रखी है उसकी मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, तो इसीलिए नेशनल इनकम में से इंक्लूड किया जाएगा। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्युपाइड हाउसेज इंक्लूडेड, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप अपने घर में रह रहे हो, तो जो सर्विसेज आप ले रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर छत है, आप सर्विसेज एंजॉय कर रहे हो हाउस की, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए? तो आंसर है किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं और रहते तो आपको पेमेंट करनी पड़ती। तो एक तरीके से बोला जा सकता है कि जो सर्विसेज आप एंजॉय कर रहे हो मार्केट में, ऐसे घर जो हैं वो हैं जो किराए पे दिए जाते हैं, तो आपकी फैसिलिटीज घर की और जो मार्केट में किराया चल रहा है उनकी फैसिलिटीज अगर सेम है, एक तरीके से बोला जाए, तो जो किराया वो चार्ज कर रहे हैं, तो ये माना जाता है कि आप एक तरीके से आप इनकम कमा रहे हो, जनरेट कर रहे हो या एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ठीक है। तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। इन्वेंट्री की अगर बात करें तो इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जैसे हमने प्रोडक्शन किया और कुछ चीजें बच गई, बिकी नहीं, तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोडक्शन और जो सेल होती है इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जरूरी नहीं है कि जितना प्रोडक्शन हो उतना सेल हो, तो प्रोडक्शन हो सकता है ज्यादा हो गया हो, ज्यादातर ऐसे ही होता है, ये हमेशा लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशंस होती है। तो ऐसा होता है कि सेल हमने कम किया और प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, तो जो बचा हुआ अमाउंट है क्या करेंगे, हम रख लेंगे, वो तो बिका नहीं है। तो ये बताओ, ये जो बचा हुआ अमाउंट है इसको ही इन्वेंट्री बोलते हैं, तो इसे इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में? तो आंसर है इसे इंक्लूड किया जाएगा, यस। क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये मान लिया जाता है कि आपने वो जो गुड्स हैं जो बचे हुए हैं इसको आपने खरीदा है मार्केट से, ठीक है। पर जब आप इसे बेचोगे अगली साल, तब इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सेकंड हैंड गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये जो कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं वैल्यू एडेड मेथड फाइंड आउट करते समय, ठीक है। तो वैल्यू एडेड मेथड यहीं खत्म होता है। थैंक यू।